नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शेर की खाल ओढ़ लेने से सियार शेर नहीं बन जाता। ये बात मैं कह रहा हूं बहुत से लोगों के संदर्भ में, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में। राकेश टिकैत को अपने गांव में कोई नहीं पूछता। सिसौली जहां के रहने वाले हैं, जहां से उनके पिता बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे, और अपने पिता के कहीं आसपास, बल्कि मैं कहूं कि उनकी पैर की धूल के बराबर नहीं है। वो राकेश टिकैत अपने को राष्ट्रीय किसान नेता समझते हैं, और उनकी हैसियत जो है वो 2 दिन पहले दिखाई दी है। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया ग्रेटर नोएडा में और कहा कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी हम उठेंगे नहीं, और मांगे नहीं मानी गई तो हमारा ट्रैक्टर लखनऊ की ओर मुड़ जाएगा। उसके बाद जो यूपी पुलिस ने दौड़ाया है, तो जिस तरह से राकेश टिकैत भागे हैं, आप वो देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि जो अपने को इतना बड़ा नेता बताता है वो पुलिस से कैसे भाग रहा। उसके समर्थन में कितने लोग थे, मुश्किल से 10-12 लड़के जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए साथ में भाग रहे थे। तो राकेश टिकैत जो है वो डर के मारे भाग गया। उसको मालूम है कि अगर योगी जी की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसको मालूम है कि उसके खिलाफ क्या क्या मामला बन सकता है। उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि लखनऊ की ओर रुख भी कर सके, और उसने ये बयान दे दिया है। ये बयान उसके लिए आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार, अपने प्रशासन, अपनी पुलिस को बड़ा सख्त निर्देश दिया है, और उनकी भ्रिकुटी तन चुकी है, और उस भ्रिकुटी तनने का ही असर है कि राकेश टिकैत जैसे डरपोक भाग खड़े हुए। उन्होंने प्रशासन को कहा है कि कहीं भी अराजक तत्वों को कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो संभल हो, वो अलीगढ़ हो, वो ग्रेटर नोएडा हो, या फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा जो गाजीपुर में है वहां हो। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में सख्ती बरती जाए। संभल में जो बार बार एक बात कही जाती है कि सरकार भले ही आपकी हो, सिस्टम उनका है, ये संभल में दिखाई दिया। संभल में जेलर और डिप्टी जेलर का नाम है विक्रम सिंह यादव, और डिप्टी जेलर का नाम है प्रवीण सिंह। इन दोनों लोगों ने 2 दिसंबर को जो संभल हिंसा के आरोपी हैं उनसे मिलवाया समाजवादी पार्टी के नेताओं को। कौन नेता थे? पूर्व सांसद एसटी हसन, सपा विधायक नवाब जान, चौधरी अमरपाल सिंह, इसके अलावा कई स्थानीय नेता। नियम तोड़कर मिलवाया। इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है, और संभल के जो जेल अधीक्षक हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई। तो इससे आप समझ लीजिए कि संदेश क्या है और इरादा क्या है योगी सरकार का, कि कानून व्यवस्था के मामले पर 0 टॉलरेंस। कोई कितना बड़ा है क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और योगी जी का भाषण, उन्होंने जो संदेश दिया है, फिर से संदर्भ दिया बांग्लादेश का, कि जो बांग्लादेश में हो रहा है बाबर ने वही अयोध्या में किया था, बाबर के सिपाही सालार ने वही संभल में किया, और वही जीन है, वही लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, फिर दोहराया उन्होंने, ये बांट कर काटते हैं, और उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने हमला समाजवादी पार्टी पर भी किया। कहा समाजवादी पार्टी जो है वो डॉक्टर लोहिया की बात करती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिसके मन में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और शंकर भगवान के प्रति आस्था नहीं है, वो इस समाज को नहीं समझ सकता। और फिर उन्होंने जो आगे बात कही, हालांकि उन्होंने उस दोहे का इस्तेमाल नहीं किया जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लेकिन उनका जो निष्कर्ष था उसका वही था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम सनेही। कि जिसके मन में भगवान राम और माता सीता के प्रति सम्मान नहीं है, उसको दुश्मन की तरह त्याग दीजिए। और उन्होंने चेताया जो उपद्रव कर रहे हैं उनको भी, कि यहां तुम ये सब उपद्रव करके फंसोगे
और जो तुमसे ये करवा रहे हैं उनकी विदेशों में संपत्तियां हैं, ये भाग जाएंगे विदेश। किसी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं किसके बारे में कह रहे थे। तो संभल की घटना अब एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। और आश्चर्य की बात है कि इससे पहले क्यों नहीं बनी। संभल में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास है। किस तरह से वहां हिंदू चुन चुनकर मारे गए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग दंगों में। किस तरह से मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई, मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। मंदिर के जो अवशेष हैं, जो चिन्ह हैं, उनको मिटाने की किस तरह से कोशिश हुई है, वहां अवैध निर्माण की किस तरह से कोशिश हुई। और आप याद रखिए 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की ओर से जो लोग गए थे, जमात इस्लामी गई थी, उनसे कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 6 दिसंबर है, अभी तक मस्जिद कमेटी की ओर से कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट गया नहीं है। इससे आप समझ लीजिए कि उनका केस कितना कमजोर है। उनके पास कोई तर्क ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है। उनको मालूम है कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको मालूम है कि उनका समर्थन करने वाले कौन। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों लोगों ने 4 दिसंबर को संभल जाने की कोशिश की। यूपी बॉर्डर तक पहुंचे दिल्ली से निकलकर। तो वो संभल जाना चाहते थे क्योंकि मामला मुसलमानों का था, ये संदेश देना था मुसलमानों को। तो अब उनकी गंभीरता कितनी है इस मुद्दे को लेकर भी, ये वो उन मुस्लिम मतदाताओं और उन मुस्लिम नागरिकों को समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है। संसद का सत्र चल रहा है। जनतंत्र में सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के पास होता है संसद में सरकार को घेरना, संसद में ऐसे मुद्दे उठाना जो लोगों से जुड़े हुए हों, लोगों की तकलीफ, लोगों की जरूरत से जुड़े हुए हों। वो मौका आपको संसद सत्र के दौरान संसद में मुद्दा उठाने को मिलता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा क्या उठाया? अडानी का। संभल का नाम एक बार भी राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, अब तो वो भी लोकसभा सदस्य हैं, उनके मुंह से नहीं निकला। संसद में, सदन में कुछ नहीं बोले, सदन चल रहा है वहां नहीं बोले, और सड़क पर उतरे कि हमको संभल जाना है। इससे आप समझ लीजिए कि किस तरह का नाटक हो रहा है, किस तरह का दिखावा हो रहा है, किस तरह से लोगों को ठगने की कोशिश हो रही है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम है और कायम रहेगी। जो लोग उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको योगी जी का संदेश, उनका बयान, पुलिस प्रशासन को उनके निर्देश और राकेश टिकैत का भागते हुए जो वीडियो है वो दोनों देखना चाहिए। ये राकेश टिकैत नाम का जो जीव है ये कूप मंडूक है। ये किसी भी विषय पर बोल सकता है, किसी भी विषय का जानकार होने का दावा कर सकता है। अब इसकी बातें सुनिए। सिर्फ एक बात बताता हूं, इसका कहना है कि अनुच्छेद 370 को हटाने से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप उसकी बुद्धि पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। अनुच्छेद 370 का जो कश्मीर में को विशेष दर्जा देता था उसका किसानों से क्या संबंध है? लेकिन राकेश टिकैत तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं किसानों के। तो ये जो इकोसिस्टम की, ये जो डीप स्टेट की किश्तें आ रही थीं, उनकी आखिरी किश्त थी जो इस आंदोलन के रूप में दिखी। आंदोलन भी नहीं कहना चाहिए, जो ये प्रयास किया कि इसको आंदोलन का स्वरूप दिया जा सके। राकेश टिकैत में वो हिम्मत नहीं है, वो दम नहीं है। पिछली बार भी आपको याद होगा जो तथाकथित किसान आंदोलन 13 महीने चला था, उस दौरान भी इसने धमकी दी थी कि लखनऊ में जो है हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। गया, वहां कोई समर्थन करने वाला नहीं मिला, चुपचाप लौट कर आ गया। तो ये चूहा है जो शेर बनने की कोशिश करता है, और शेर की दहाड़ वाली आवाज निकालने की कोशिश करता है तो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं निकलती है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोग भी, केवल राकेश टिकैत की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग भी इस कोशिश में हैं या ये इस उम्मीद में हैं या ये सपना देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी का 5 दिसंबर का भाषण उनको याद रखना चाहिए। उनको दिन में कई बार सुनना चाहिए,
कि अगर उन्होंने ऐसी कोशिश भी की तो उसका नतीजा क्या होगा। यहां कोई माला नहीं पहनाएगा आपको, आपके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो कहते हैं शठे साठ्यम समाचरेत, जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना चाहिए। और योगी जी की सरकार उसी भाषा में समझा रही है उपद्रवियों को कि उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहेंगे, शांति भंग करना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। वो जमाना दूसरा था जब आप ऐसा कर लेते थे और सरकार का हाथ आपकी पीठ पर होता था। अब वो हाथ जो है उसमें इतनी ताकत नहीं रही। जो आतंकवाद के आरोपियों के बड़े बड़े माफिया की पीठ पर हुआ करता था, वो हाथ अपने अस्तित्व की, राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनके लिए अभी अभी हाल ही में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजे ने उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि उसका मन किस तरफ है, उसका समर्थन कहां है। और ये संदेश अगर उनको समझ में आएगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनका राजनीतिक भविष्य कोई उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। उनके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है, लंबा संघर्ष है। जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव होगा और हमारी सरकार बन जाएगी, उनकी गलतफहमी है। अब चूंकि 2027 को आप प्रीपोन नहीं कर सकते, 2027 तो 2027 में ही आएगा, तब उनकी जो तंद्रा टूटेगी, तब उनको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे थे और किस सपने में जी रहे थे। वो ये भूल रहे हैं कि उनकी पार्टी 1992 में बनी थी, समाजवादी पार्टी, तब से केवल 2012 में एक बार पूर्ण बहुमत लेकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी उससे कई साल पहले 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है अकेले। उसके अलावा 2017 में और फिर 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, और 2027 में भी ऐसा ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार या भाजपा की सत्ता जाने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे को आप एक अपवाद समझिए, वो नियम नहीं है। जो उसको नियम समझ रहे हैं वो तो उपचुनाव में ही धराशायी हो गए। तो आगे तो उनके लिए रास्ता बहुत लंबा है। उनका जीवन अब संघर्ष में बीतने वाला है, और कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेंगे उनके साथ क्या होगा, इसकी कल्पना कुछ लोगों को होगी जिनका वो इलाज हुआ है। लेकिन जो गलतफहमी में है कि वो इलाज से बच जाएंगे, उनका भी इलाज होने वाला है। ये तभी हो सकता है जब प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री किसी माफिया के साथ खड़ा ना हो, किसी अपराधी तत्व के साथ खड़ा ना हो, उसको संरक्षण न दे रहा हो, उससे कोई लाभ न उठा रहा हो। ये वही नेता कर सकता है, ये वही मुख्यमंत्री कर सकता है, और ये काम केवल योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। ये बात अगर 7.5 साल में समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की समझ में नहीं आई तो उनकी समझ पर आप तरस ही खा सकते हैं। वो समय चला गया कि एक बार जो है सपा की सरकार आएगी, एक बार बसपा की सरकार आएगी, और जोड़ तोड़ करके माफिया का इस्तेमाल करके जैसे चाहेंगे हम सत्ता में रहें न रहें, हमारी सत्ता बनी रहेगी। वो समय भी चला गया। आप सत्ता में तो आने वाले नहीं, लेकिन सत्ता से बाहर रहने पर भी आपकी सत्ता नहीं बनी रह पाएगी। ये बात जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश का पूरा विपक्ष समझ ले उतनी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी एक दल और नेता में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो मेरा मानना है बहुजन समाज पार्टी और मायावती में। पिछले कुछ सालों के उनके बयान देखिए तो वो स्टेट्समैन की तरह बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो जो है छोटे मुद्दों पर सतही बातें नहीं करती, वो गंभीर बात करती हैं, सही को सही गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हैं। भले ही उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा हो और होता जा रहा है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए सिर्फ उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तनी हुई भ्रकुटी ये सारे अराजक अपराधी तत्वों के लिए खतरे की घंटी है, और जो इनको संरक्षण देते हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि उन पर दोहरी मार पड़ने वाली है, एक प्रशासन की और दूसरे मतदाता की। मतदाता नासमझ नहीं होता, वो सब देख रहा होता है, उसको समझ में आ रहा होता है, और उसने उसी समझ का परिचय दिया है इन उपचुनाव में।
और 2027 के चुनाव में उसका बड़ा फैसला आएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायी बदलाव आ गया है। बीजेपी एक स्थायी ध्रुव की तरह स्थापित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कद के आसपास भी इस समय कोई नेता नहीं है। उनकी बराबरी या उनसे ऊपर होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है, जो लोगों को भा रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, वो है एकता का रास्ता, सामाजिक समरसता का रास्ता, और सामाजिक समरसता के रास्ते से विकास का रास्ता। यही रास्ता लोग चाहते हैं। ये बात जितनी जल्दी उनके विरोधी समझ लें तो शायद उनका कुछ कल्याण हो जाए। अगर नहीं समझेंगे तो वो और भी बुरी दशा को प्राप्त होने के लिए अभिशप्त है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।